जय भीम दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज हरियाणा कुरुक्षेत्र और यहाँ एक संवैधानिक प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता का मकसद है महापुरुषों को जाने, संविधान के विषय में जाने। सामने बच्चे बैठे हुए हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के संरक्षण में। और प्रतियोगिता चल रही है, साइलेंट प्रतियोगिता है, रिटर्न प्रतियोगिता है। डॉक्टर आर फूलिया जी हमारे साथ में स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, जो ये प्रतियोगिता आप बार बार आयोजित करते हैं, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या दिशा निर्देश? नहीं, इसमें समाज का संदेश नहीं, बल्कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, युवा हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने अगले जो पीढ़ियां हैं, आगे का जो फ्यूचर है, भविष्य है भारत का, उसको संभालना है, उसका निर्माण करना है। तो हम उनको एक तरह से हमारे पास जो ज्ञान है, अनुभव है, चीज़ें हैं, जो रास्ते हमने अपनाए हैं, और तो शिक्षा की प्राप्ति के उसमें अपनी समझ को बढ़ाने के दिशा में, अपने व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में, अपने को एक अच्छा मानव बनाने की दिशा में, एक चिंतनशील, बौद्धिक और न्यायप्रिय इस तरह का मेहनत का इंसान बनाने की दिशा में, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये एक माध्यम है, ये परीक्षाएं और गोष्ठियाँ और इन बच्चों के साथ संवाद, इनको बुला करके उसके माध्यम से हम अपनी जो हम 70 साल की उम्र में पहुँचे हैं, अपना अनुभव लेकर के पिछली कई पीढ़ियों का एक तरह से, तो वो इन बच्चों को दे सके। क्योंकि आजकल समय बदल रहा है, तो बच्चों को पुरानी चीज़ें और जो अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ों कई बार उनके पास नहीं होती हैं। तो ये उनके लिए एक प्लेटफार्म हम बना रहे हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा माहौल आप तैयार कर रहे हैं समाज के लिए। अच्छा, एक आप हरियाणा तक ही सीमित रहेंगे, कुरुक्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे या आगे भी जाएंगे? नहीं, हम कुरुक्षेत्र तक अब भी सीमित नहीं हैं। हमारे कई प्रयास जो है वो हरियाणा से बाहर आसपास के स्टेटों तक पहुंच चुके हैं पिछले साल से ही। क्योंकि ये जो हमने ये जो प्रयास है, ये जैसे आप पीछे बैनर पे देख रहे हैं, ये हमारा एक अभियान है, साहित्य और संविधान को जानो, पढ़ो पढ़ाओ अभियान। कि हम साहित्य पढ़ें, जो साहित्य हमारे को ज़िंदगी की शिक्षाएं देता है, चीज़ें बताता है। तो साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान जो है वो उसके अंतर्गत हम ये कर रहे हैं। और इसमें हमने कुछ हम गोष्ठियाँ करते हैं साहित्य से संबंधित और महापुरुषों की ज़िंदगियों को जानने से संबंधित। तो उसमें हमने सबसे पहला जो ये प्रतियोगिता की थी 2 महीने पहले जी सर, तो बच्चों के लिए जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत है। और हमने पहला जो कार्यक्रम किया था बच्चों के लिए, एक प्रतियोगी परीक्षा की थी 1 घंटे की 2 महीने पहले। वो थी महापुरुषों को जानो प्रतियोगिता। और उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के 300 बच्चों ने इस ज़िले के और आसपास के ज़िलों से भाग लिया था, बहुत उत्साह से। आज ये दूसरी प्रतियोगिता है जिसका नाम है संविधान को जानो। तो आज ये बच्चे संविधान के विषय में अपनी प्रतियोगिता दे रहे हैं। इनको संविधान की पुस्तक हमने दी है, अपनी तरफ से हम देते हैं, इनको उपलब्ध कराते हैं और वह बच्चे इसमें से पढ़ते हैं और फिर आज ये परीक्षा दे रहे हैं, संविधान को जानो। इसके बाद अगली जो हमने परीक्षा वो की हुई है वो है अपने प्रदेश को जानो, हरियाणा को जानेंगे। फिर उसके बाद अपने देश को जानो, भारत को जानेंगे। उसके बाद दुनिया को जानेंगे और जो ब्रह्मांड है उनके बारे में जानेंगे। तो जो चीज़ें इन बच्चों को चाहिए शिक्षा के माध्यम लिए भी, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी, उनकी एक सही सोच के निर्माण के लिए भी, अंधविश्वास और बुराइयों से हटने वाली सोच के निर्माण करने के लिए भी, उन दिशाओं में जो जो ज्ञानवर्धक चीज़ें इन बच्चों को ज़रूरी होंगी, वो हम उनकी पुस्तकें और मटेरियल इनको हम ऑनलाइन भी उपलब्ध कराते हैं, डिजिटल रूप मोड से भी, और पुस्तक भी देते हैं। तो उससे ये बच्चे तैयारी करते हैं। जी, मतलब पूरा जीके दे रहे हैं, मतलब जनरल नॉलेज दे रहे हैं आप समाज को, हाँ, बच्चों को, या मतलब पूरा मतलब जो है माहौल हर सब्जेक्ट पे? हाँ, जनरल नॉलेज भी है, इसमें सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। क्योंकि जैसे संविधान है तो संविधान में भी सब्जेक्ट होते हैं, संविधान है, इतिहास की बातें आएंगी उसमें, क्या चीज़ें हों। बच्चों के लिए नहीं, इसमें हमने 9वीं से, फिलहाल अपनी 9वीं से 12वीं के बच्चों को लिया है, जो सीनियर सेक्शन है स्कूल का। और आगे हमारा विचार है कि इसके आधार पे अगर हमें ये रहेगी तो हम जो जूनियर सेक्शन है उन बच्चों को भी आगे अलग से उनका एक अलग तरह की उसका इसी तरह की परीक्षा लगभग शायद। हाँ, पर इस बार ये जो परीक्षा है आज यहाँ पे भी हो रही है और दादरी डिस्ट्रिक्ट में भी एक हो रही है, वहाँ पे भी स्कूलों की, वहाँ पे भी 300 बच्चे आज ये परीक्षा दे रहे हैं कई स्कूलों के। जी, तो ये बहुत
बहुत बड़ी बात है कि समाज को आप दिशा दे रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं। मैंने जैसे बताया था कि हम बाहर जा चुके हैं, वो ये है कि हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करते हैं चौपालों में, भवनों में या मोहल्लों में, गाँव में जा कर के जहाँ पे भी स्थान उपलब्ध होता है और बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो उनके लिए, और ऑनलाइन क्लासेज भी वहाँ पे हम सेटअप करते हैं। उनको LED टीवी दे करके और वाईफाई दे करके हम अपनी तरफ से वहाँ पे क्लासेज देते हैं, और ऑनलाइन बच्चों को जो उनके सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाने की जो है वो सुविधा हम देते हैं। ये प्रतियोगिता भी है, ये इनामी प्रतियोगिता है। और जैसे मैंने क्लासेज का बताया वो हमारी 6 स्टेट में शुरू हो चुकी हैं, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और राजस्थान में। तो इस तरह से कोई 6 स्टेट में हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई है। इसमें कोई सरकारी सहयोग मिल रहा है आपको या नहीं, सरकारी कोई सहयोग नहीं, मैं इसको अपने ही फाइनेंसेस से, अपने पॉकेट से ही हम इसको करते हैं। क्योंकि समाज से कोई डोनेशन वगैरह? समाज से भी अभी मैं ले नहीं रहा हूँ इस चीज़ के लिए, समाज भी देने के लिए तैयार होगा, और आगे हम जो इस काम को बढ़ाएंगे और ज़्यादा, तो उसमें जो है कई लोग जो सहयोग करना चाहते होंगे स्वेच्छा से, जिनके पास संपन्नता है उस चीज़ की, जो कर सकते हैं उससे, तो उनको भी करेंगे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। या हम उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी इसी तरह का जो सबने कर रखा है यहाँ इस ज़िले में, तो वो भी अपने स्थान पे जहाँ हैं वहाँ अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार, जानकार और अपने उस नगर के लिए, उस स्थान के लिए करें, वहाँ पे अपना पैसा लगाएं और इस तरह से इस अभियान का हिस्सा बन के आगे बढ़ाएं। कुछ ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर शिक्षा का क्षेत्र बने, जैसे स्कूल या कॉलेज, कुछ भविष्य में ऐसी योजनाएं? नहीं, कई बन रहे हैं। एक कैथल में एक इंस्टीट्यूट है, अंबेडकर बहुआयामी प्रशिक्षण संस्थान के नाम से, पिछले 2 साल से उसमें मैं भी जुड़ा हूँ। वित्तीय सहयोग वहाँ भी हम करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने वहाँ पे क्लासेज ली जाती हैं, टीचर्स क्लासेज लेते हैं जो ऑनलाइन जाके और आगे बच्चों के पास पहुंचती हैं, जो हर सब्जेक्ट की जो है। और मेरे अपने घर में भी मैंने अपना हॉल और एक क्लासरूम बनाया हुआ जहाँ से क्लासेज रिले होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहूँगा सर, भाषाओं को लेकर के कि आजकल जो है हिंदी प्रचलन में आ रही है और इंग्लिश अभी बच्चों की ठीक ढंग से इम्प्रूव हुई है अपने भारत में। जो बच्चे शुरू से लेकर नर्सरी से लेकर और क्लास 12 तक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में उनके सभी सब्जेक्ट होते हैं, तो वो बच्चे तो मतलब जो है अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे मतलब अंग्रेजी का जिनका माध्यम नहीं रहा है, या 5वीं से या 6वीं से अंग्रेजी शुरू होती है, तो उनके लिए भाषा एक मुश्किल, मतलब वो बच्चे हम इस दिशा में भी हम चिंतन कर रहे हैं। मेरे एक छोटे भाई, वो 15 साल से रिटायरमेंट लेके, वॉलंटरी रिटायरमेंट इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे वहाँ से वो, और यही काम कर रहे हैं। खासकर गवर्नमेंट स्कूल जो हैं या ऐसे कमज़ोर जगह जहाँ पे बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उन बच्चों को जा करके वो तो मतलब फ्री में कोच करते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको पब्लिक स्पीकिंग अंग्रेजी में सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और उनको काफ़ी सफलता मिली है। कई हज़ार से ज़्यादा स्कूलों में वो अब तक इस तरह की ये दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। तो हम ये ऑनलाइन के माध्यम से भी चाहेंगे कि और ज़्यादा बच्चों को जोड़ करके, ये हमारा बच्चों को जोड़ने का एक तरीका है, उन बच्चों को जोड़ के हम ये सिर्फ अंग्रेजी की शिक्षा नहीं, हमारा तो लक्ष्य ये भी है कि ये बच्चे और भाषाओं को भी सीखें, उसके अलावा भी अंग्रेजी के भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ का अनुभव किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे 2018 से लेकर 2022 तक मैंने 4 साल में, मुझे गाने का शौक़ था, तो जो मैं बचपन में और बाद में नहीं कर सका चालू, लेकिन मैंने रिटायरमेंट के बाद 4 साल में 52 भाषाओं में, जिसमें 25 विदेशी भाषाएं हैं, 52 भाषाओं में मैंने गाया है, गाने का रिकॉर्ड बनाया, 1 लाख से ज़्यादा गाने। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जब मैं 65 साल की उम्र में आने के बाद 52 भाषाएं सीख सकता हूँ, 52 भाषाओं में गाना सीख सकता हूँ, 52 भाषाएं नहीं सीख पा सकता हूँ क्योंकि इस उम्र में आके स्मृति और इतनी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं। लेकिन मैं उस कम स्मृति के बावजूद भी मैं अगर गा सकता हूँ 52 भाषाओं में, गाना भी एक चैलेंज है। तो बच्चे 52 भाषाएं नहीं तो 10-12 भाषाएं, तो यंग बच्चा अगर मेरी तरह दिमागदार है, फर्स्ट डिविजनर है, तो वो बड़े आराम से, आसानी से वो भाषाएं सीख सकता है, और वो सिखाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोज़गार है। आज अगर हम बच्चे को जापानी भाषा सिखा देते हैं, उसकी पढ़ाई चाहे और कुछ भी ना हो, वो जापान में जाके बहुत बुजुर्ग लोग मांग रहे हैं कि कोई आकर के हमारी ट्रांसलेटर नहीं, घर में रह के उनकी सेवा कर दे, बुजुर्ग है उनकी सेवा कर दे, अच्छी पेमेंट मिलेंगी उनको। ये चीज़ भाषा का ज्ञान होगा तो आप वहाँ गाइड बन सकते हैं और काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जा कर के कर सकते हैं। तो ये भाषाएँ जापानीज़ है, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है,
तो ये इंग्लिश की तरह ही प्रभावी है। इंग्लिश सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में तो भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है, कुछ अन्य भाषाएं सिखाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूल इस मामले में पिछड़ रहे हैं। जी। लेकिन आपने पहल की है समाज के साथ हाँ, कि हाँ। बच्चों को आप निःशुल्क अपनी पॉकेट से, अपने एफर्ट से, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम ये चाहते हैं, हम ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, बल्कि मेरा तो ये विचार है कि मैं और किसी के साथ, कईयों के साथ मैं जुड़ाव कर रहा हूँ, एकेडमीज़ के साथ या स्कूलों के साथ, कि इस तरह के पूरे स्कूल ही खुलें, इस तरह के पूरे इंस्टीट्यूट खुलें जो सिर्फ भाषा का ही ज्ञान देते हों और भाषा को इतने अच्छे तरीके से, इतने सहज तरीके से सिखाया जाता हो जो आराम से सीख सकें या और कोई बात। क्योंकि स्कूलों के अंदर कोर्स के रूप में पढ़ाना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, उसमें टाइम तो लगता है सबसे ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, बच्चों के ऊपर मेंटल बोझ भी पड़ता है, वो एंजॉय भी नहीं करते इस चीज़ को, और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसकी यूटिलिटी कम होती है। उसकी बजाय यूटिलिटी की बात होनी चाहिए, प्रशिक्षणों की बात नहीं है। आपने गाना भी गाना है तो बिना उसके भी आप घर बिठा के किसी को सिखा सकते हो, लेकिन अगर वो कोर्स में लेके चलो कि ये जैसे म्यूजिक वाले कोर्स करते हैं, वो ना गा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, 3-3 साल लगे रहते हैं मेहनत करके। तो हमें प्रैक्टिकल जो चीज़ है ना उस रूप से आना है। जैसे हम हरियाणवी सीखते हैं तो कोई सीखने थोड़ी जाते हैं, हमारी माँ सिखाती है, ये सिखाता है। इसी तरह दूसरी भाषाएं भी इसी रूप से सिखाई जा सकती हैं, माहौल बना करके, बातें कर करके, उस तरह के, उस सहजता से करके, ये करके उनसे वो सिखाई जा सकती हैं। बहुत ही सरल विचारधारा के साथ में अपने विचारों को बताया है और समाज को किस प्रकार से शिक्षित बनाएंगे, और बहुत ही सरल रूप में माहौल बनाकर, जिसमें भाषाएं भी आ गई, जो सबसे मुश्किल पहाड़ा सिद्ध होता है अभी भारतीयों के लिए। अच्छा सर, एक मतलब जो एजुकेशन लेवल पे बाबा साहेब जो हैं 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे अपने समय में, तो बाबा साहेब ने ये भाषाएं इंडिया में ही सीखी थी या विदेशों में जाकर? मुझे ये पूरी जानकारी तो नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी तो ज़्यादा उनको बाहर रहने का जो मौका मिला है, मुझे लगता है कि उसने ही ज़्यादा सहयोग दिया होगा, क्योंकि इंडिया में तो सीखने के उस समय, बाबा साहब के समय पे इतने इंस्टीट्यूट कोई थे भी नहीं और वहाँ उनकी पहुँच और उनके पास समय हो। हाँ, उन्होंने यहाँ भी, क्योंकि वो अध्ययनरत रहे हैं, सदा पढ़ते रहे हैं पुस्तकों से, तो पुस्तकों से यहाँ रह करके भी उन्होंने अवश्य उन चीज़ों को सीखा होगा, ये किया होगा। लेकिन आजकल तो बहुत सहज हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर ही इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो उनसे बहुत सहज कन्वर्सेशन करके, AI आ गया है, उसमें से भी उसके माध्यम से सीख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आज के समय में बहुत चीज़ें जो है विल पावर। जी। एक और महत्वपूर्ण बात, जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहेब के विषय में एक जानकारी, यदि बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र ना पढ़ा होता, इकोनॉमिक्स ना पढ़ी होती, तो आज देश में बाबा साहेब ने RBI की स्थापना करी, आज देश किस स्थिति में होता? नहीं, ये सही कह रहे हो कि इन चीज़ों पे शायद इतना जल्दी से विचार नहीं होता और ये चीज़ें भारत में आने में और ज़्यादा लेट हो जाती, या पता नहीं आती नहीं आती, किस रूप में आती, क्या चीज़ होती। तो वो सारे तो सबको पता ही है कि उनका ये प्रभाव है, उनके इस चीज़ों के जाने का और बाहर जाने का, और उनके प्रतिभावान होने का, कि उनके हर सब्जेक्ट में उनकी मास्टरी थी, अकेले इकोनॉमिक्स में ही नहीं, पॉलिटिक्स हो, जियोग्राफी हो, और चीज़ें हों, समाजशास्त्र हो, धर्म हो, हर चीज़ों में उन्होंने मतलब बहुत उच्च कोटि की जो है विद्वता और ज्ञान को प्राप्त किया था। और उन्हीं के कारण था कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि वो एक चलते फिरता ज्ञान का कोष थे, एक तरह का ज्ञान का संग्रहालय थे। तो वो जो हर चीज़ को पहले ही जान सकते थे कि इस चीज़ का फ़ायदा होगा, इसका नुकसान होगा, ये चीज़ जो है पॉलिटिकली जो लाई जा रही है वो सही है कि नहीं है, इसको विरोध करना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, तो वो उनके पास में सब तैयार होता था। तो ये उनका जो ज्ञान था बहुआयामी चारों तरफ का, उसके कारण से सिर्फ एक RBI तो एक छोटी सी विषय है, लेकिन उन्होंने जो एक बहुजन को और सारे लोगों को, जो यहाँ पर वंचित लोग थे, जो शोषित लोग थे, उनके जो अधिकारों को दिलाने की चीज़ें करी हैं, और बहुत ही एक बुद्धिसम्मत तरीके से उनकी मांग की है। कोई इस तरह से नहीं करनी पड़ी कि उनको छीना झपटी या दबाव करके करनी पड़ी हो। उन्होंने अपनी चीज़ों को बड़े लॉजिकल तरीके से अंग्रेज़ों के सामने भी रखा, जो उनको माननी पड़ी, क्योंकि वो अपने उदाहरणों के साथ, उनके साथ अपनी स्टडीज़ करके उन्होंने ये सारी चीज़ करी है। तो बहुत बड़ा काम तो उन्होंने ये किया है, और वो उन्होंने सारे देश की राजनीतिक कुछ हालातों को समझा, इकोनॉमिक हालातों को समझा, और फिर भारतवर्ष को कैसा वो बनना चाहिए, वो चीज़ें, उन व्यवस्थाओं के लाने में उनका योगदान रहा है, और उन चीज़ों को
संविधान के अंदर पिरोने का काम जो है, संविधान में अंकित करके उसको परमानेंट बना देने में जो उनका योगदान रहा है, वो इनकी इस विद्वता का प्रमाण है। क्योंकि अगर वो इतने विद्वान नहीं होते तो पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मैंने 5-5 MA कर लिए हैं, PhD कर ली हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ भी देखी हैं, सारे विभागों में बड़े बड़े पदों पर भी काम किया है, लेकिन उसके बाद भी हम में भी, और मैं एक बड़ा प्रखर और टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब सदा ज़िंदगी भर ज्ञान को समर्पित, लेकिन उसके बावजूद भी हम शायद उस जगह पे उसके आसपास भी नहीं कहीं पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने तो जो चीज़ करी वो बहुत बड़ी करी, और वो अगर इस तरह से इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर तो हालात इस बड़े 80% की जो पॉपुलेशन भारतवर्ष की है, इस महाद्वीप की है, एशिया की, उसकी हालात तो वही होनी थी जो आज से 200 साल पहले थी, 100 साल पहले थी। जी बिल्कुल। वो ये हाँ जी। एक और बहुत, जैसे अभी आपने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत से भी बाबा साहेब ने आर्ग्यू किया, उन्हें लॉजिक समझाया, इस देश की स्थिति समझाई, और बाबा साहेब की बात मानने को मजबूर हो गए वो, जबकि वो किसी की बात नहीं मानते थे। गांधी, नेहरू, बड़े बड़े लोग थे जो मतलब डिसएग्री रहते थे अंग्रेज हुकूमत में, लेकिन बाबा साहेब के आगे वो भी नतमस्तक थे। ऐसा बाबा साहेब में क्या चमत्कार था? क्या कुछ नहीं, उनमें सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वो न्यायप्रिय थे। उनका किसी चीज़ से, अपने लोगों से लगाव था। वो दलितों के मतलब पूर्ण उनके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कह भी रखा था कि मैं जो है, जहाँ तक मेरा अपना या और देश का बात होगी तो मैं देश की प्राथमिकता दूंगा, लेकिन अगर कहीं मेरे लोगों के हित की बात और देश के हित की बात में आएगी तो मैं अपने लोगों के हित को प्राथमिकता दूंगा। तो उनको ये बात कन्विंसिंग थी कि अब अगर ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करना, तो भारत के लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो जो मानवता में यहाँ ये जो वो चल रहा है, जिसके कारण से इतने लोगों का जीवन एक तरह से दूभर और एक नरकीय बन चुका है, उसके लिए फ़ाइट करना भारत की आज़ादी से फ़ाइट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। एक इसी कड़ी में कि जो लोगों का इल्ज़ाम है, भारतीय लोगों का, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि बाबा साहेब ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बाबा साहब ने आज़ादी की लड़ाई बिल्कुल लड़ी थी, कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। इनफैक्ट असली नेताजी की तरह नहीं। हाँ, वो उनकी लड़ाई अपनी तरह की थी, उनके लक्ष्य, उनके मिशन और ये चीज़ें अलग थी। बाबा साहब का मिशन, मकसद और ये अलग था जो है, तो वो ठीक है, इधर उधर घूमे नहीं, स्टेजों पे भाषण इतने नहीं किए या और कोई चीज़ करने के लिए नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया है, असली लड़ाई जो यहाँ लड़ी जा रही थी भारतवर्ष के अंदर, वो न्याय की लड़ाई है, जो आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ी थी और जिसने ही आज़ादी को भी संभव किया है। क्योंकि सबसे पहले न्याय चाहिए, समानता चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर भाव और बंधुता चाहिए। तो वो अपना जो शासन लागू हुआ था वो संविधान के बाद ही लागू हुआ था, आज़ाद तो जरूर हो गया था। हाँ, अंग्रेज हुकूमत जो है पूरी तरह से 1950 में ही खत्म हुई थी शायद। हाँ नहीं, वो 1935 का एक्ट वगैरह जो बने थे, 1919 से इनफैक्ट सुधार शुरू हो गए थे इन दबावों के कारण से। तो संविधान की कई चीज़ें तो जो है वो 1935 के एक्ट तक आ चुकी थी, सभाएं बन चुकी थी, गवर्नमेंटें भी बन चुकी थी स्टेट्स में अपने लोगों की। उनका बड़ा योगदान था, जो यहाँ का रिप्रेजेंटेशन था अपने लोगों का, तो स्वराज्य को वहाँ लाने में उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ आ चुकी थी। जो न्याय आ गया था, नौकरियों की तरफ की चीज़ें आ गई थी, स्कूलों में प्रवेश जो है वंचित लोगों के बच्चों का, उन चीज़ों में आ चुका था। तो वो चीज़ें कुछ रूप में आ चुकी थी। उनकी शुरुआत वो उनकी फ़ाइट के कारण, जो लंबी फ़ाइट चली है, और 1923-31 और उसमें जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उसमें तो बाबा साहब जो है वो रिप्रेजेंटेशन अपना ले आए थे कि दलितों को डबल रिप्रेजेंटेशन ले आए थे। वो जो संविधान में मिला है उससे भी भारी अधिकार उन्होंने 1935 के एक्ट में ले लिया था। तो बहुत ही गहन व्यक्तित्व और बहुत ही गहन विषयों पर बातचीत हुई है। तीसरी आज़ादी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। वीडियो को वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाइए, यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार स्ट्रॉन्ग बने तो। और भारतीय संवैधानिक प्रतियोगिता, महापुरुषों को जाने प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र हरियाणा धर्मशाला संत रविदास मंदिर में आयोजित की गई है। डॉक्टर आर खुरिया जी खुद ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और रिटायर्ड IAS अधिकारी और कई पदों पे रहे हैं। कोई भी जो है इस तरह की प्रतियोगिता का हिस्सा लेना या खुद स्वयं इस तरह की ये प्रतियोगिता करने की इच्छा रखते हों, तो हम उनको अपना सहयोग दे सकते हैं। ओके, किस तरह से ये करना है, इसे करना है, तो हम हमारा जो घर का नंबर है, फ़ोन नंबर, वो 9466111146 है। मेरे छोटे भाई डॉक्टर रंजीत फूलिया इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, इस सारे प्रोजेक्ट को। तो ये उनका नंबर है 9466111146, 94 66 11 11 46। इस नंबर से आप इसके विषय में
और जानकारियाँ भी ले सकते हैं, और हमसे कोई सहयोग चाहिए हो तो आप सहयोग कर दे सकते हैं। और बच्चों को अपने, अगर आप कुरुक्षेत्र के आसपास हैं या हरियाणा में हैं, तो अपने बच्चों को अगर इस प्रतियोगिता में भाग लेने भेजना चाहते हैं तो उसकी भी सूचना आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं।